नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पिछले 5 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं। आज भी मैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर ही चर्चा करूंगी। आज क्लस्टर सी में एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, क्यों है और इसका समाधान क्या है, ये मैं बताऊंगी। अगर एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के विषय में आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो अंत तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एवॉइडेंट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व विकृति में एवॉइडेंट प्रवृत्ति अधिक होती है। लोग विशेष परिस्थितियों विशेष चीजों से अवॉइड करने की प्रवृत्ति रखते हैं। एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो जनरल पॉपुलेशन में 2.3% होता है और इस विकृति से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आलोचना या अवहेलना, तिरस्कार के प्रति वे अति संवेदनशील होते हैं। उन्हें हमेशा ये डर बना रहता है कि उनके किसी भी बात, उनके किसी भी विचार, उनके किसी भी काम को कहीं तिरस्कृत न कर दिया जाए, समाज उनकी आलोचना न करे। और बचपन से इस प्रकृति के जो भय या डर उनके अंदर रहती है, इस प्रवृत्ति के कारण उनका सोशल इंटरेक्शन मिनिमम होता है। वो मैक्सिमम लोगों से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई स्किल नहीं होता है, हो सकता है बहुत स्किल्ड व्यक्ति हों, लेकिन उनके अंदर हीन भावना जबरदस्त होती है। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये चीजें किसी को दिखाऊंगा या ये चीजें मैं प्रदर्शित करूंगा तो लोग मेरी आलोचना करेंगे, मेरी अवहेलना करेंगे या मुझे तिरस्कृत करेंगे। और ये भय इस हद तक होता है, कहा भी गया अध्ययनों में कि जो तिरस्कार का भय या इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बुरा भय है। मौत के सदृश से लोग डरते हैं। तो इस वजह से इस प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका लोगों से क्लोज रिलेशन बहुत मुश्किल है। वो ज्यादातर अकेलापन महसूस करते हैं, भीड़ में रहकर भी अकेले होते हैं। ना कोई उनका क्लोज फ्रेंड होता है, ना उनका सोशल कोई ऐसी एक्टिविटीज होती है। वो यथासंभव ऐसे सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं। कैसे हम पहचानेंगे अमुक व्यक्ति एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है? तो DSM-4 के अकॉर्डिंग इसकी क्राइटेरिया है, टोटल 7 ऐसे लक्षण हैं। उन 7 लक्षणों में कम से कम 4 का होना बहुत ही जरूरी है। और हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरह कम से कम उम्र 18 की होनी चाहिए। और ये जो सिम्टम्स हैं ये कंटिन्यूअस कई महीनों से या सालों से चलते आ रहे हों। अगर कुछ दिन है, सप्ताह भर है, तो ये कोई बीमारी हम इसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके आपको बताते हैं कि वो 7 क्राइटेरिया क्या है जिनमें कम से कम 4 का होना अनिवार्य है इसको डायग्नोज करने के लिए। तो जैसे इसमें सबसे पहला है अवॉइड्स ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इंटरपर्सनल इंटरैक्शन। यानी इस विकार से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादातर ऐसा जॉब करना चाहते हैं जिसमें मिनिमम लोगों से इंटरैक्शन हो। जैसे साइंटिस्ट हुआ या फिर इस तरह की चीजें हुई जिसमें रिसर्चर्स हुए, तो ये रोज बहुत लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर हुए, वकील हुए, काउंसलर हुए, इस तरह के जॉब से वो बचना चाहते, नहीं करना चाहते, क्योंकि मूल प्रवृत्ति ये होती है कि वो लोगों को से इंटरेक्ट करने से डरते हैं। दूसरा है इसका अनविलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल अनलेस सर्टेन ऑफ बीइंग लाइक्ड। यानी ऐसी स्थिति या पार्टी में वो जाना पसंद करते हैं जहां जो लोग हैं उनको पहले से जानते हैं और सिर्फ जानते ही नहीं है, उनको लाइक करते हैं। यानी कोई भी ऐसी जगह जहां उन्हें लगता है कि पहले से लोग नहीं जानते या अनजाने लोग या अपरिचित लोग होंगे, तो उनके अंदर एक जबरदस्त भय होता है कि नहीं, मुझे ऐसी परिस्थिति से बचना है और कहीं मुझे रिजेक्शन ना मिले, कहीं मेरी आलोचना ना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही उनके अंदर फियर पैदा कर देती है और ऐसे सिचुएशन से बचने की उनकी प्रवृत्ति होती है।
उसके बाद तीसरी क्वालिटी है शोज रिस्ट्रेन विद इन इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स रेयरली ही इन्हें मिलते हैं। किसी से भी थोड़ा बहुत वो बात कर लेते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड या कोई क्लोज फ्रेंड ऐसा जिससे वो दिल की बात करें, या कोई परिवार में ऐसा संबंध है, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि उनको इस बात का हमेशा भय बना होता है कि अगर किसी से उनका संबंध बहुत क्लोज होता है और वो उससे उसकी सारी बातों को जान जाएंगे तो इनकी कमियों को समझ जाएंगे, और हो सकता है कि क्रिटिसाइज करें, हो सकता है उनको रिजेक्ट कर दें। तो ये फीलिंग जो है, इसकी वजह से इनका किसी के साथ कोई क्लोज रिलेशन रह ही नहीं पाता है। चौथी क्वालिटी है प्री ऑक्युपाइड विथ बीइंग क्रिटिसाइज्ड और रिजेक्टेड इन सोशल सिचुएशन। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिजेक्शन और क्रिटिसाइज से ये बहुत ही डरते हैं, क्योंकि इसके प्रति ये अति संवेदनशील होते हैं। तो इसकी वजह से कभी भी किसी काम को शुरुआत करने से भी डरते हैं, और कि मैं कर रहा हूँ, कहीं काम सही नहीं हुआ तो, कहीं लोगों ने आलोचना कर दी तो ये सारी जो सोच है वो उनको कोई काम को इनिशिएट करने के लिए प्रेरित ही नहीं करती है। खुदा न खास्ते इन्होंने काम शुरू भी कर दिया कभी कभी तो बीच में ही ये छोड़ देते हैं कि कहीं आलोचना ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। पांचवी जो इनकी क्वालिटी है, इनहिबिटिंग नाउ इंटरपर्सनल सिचुएशन बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, यानी ऐसे सिचुएशन से बचना चाहते हैं जहां इन्हें नए सिचुएशन का सामना करना पड़े। और ये स्थिति इतनी बुरी होती है कि कई बार ये लोग प्रमोशन मिलने पर प्रमोशन नहीं लेते हैं, कहीं नई जगह ट्रांसफर हो गया, प्रमोटेड हो गए, तो इन्हें फिर लगता है कि नए सिचुएशन में जाना होगा, नए लोगों को हैंडल करना होगा, तो ये इतना फेयरफुल हो जाते हैं कि ये प्रमोशन नहीं लेते हैं, एक ही जगह लंबे समय तक रह जाते हैं उसी पोजीशन में, क्योंकि ये अब कंफर्ट जोन में आ गए हैं। वहां इन्हें अनकंफर्ट फील होगा, या फिर इन्हें वही रिजेक्शन या क्रिटिसाइज का भय होता है। इसके अलावा कई बार इस ऐसी स्थिति में लोगों ने यहाँ तक किया कि जॉब भी छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया या नए जगह पे भेज दिया गया, और वो इतने फियरफुल हो गए कि उन्हें लगा कि ये सिचुएशन तो मेरे लिए मौत से भी बदतर है, और उन्होंने जॉब भी छोड़ दी। छठा हुआ फीलिंग ऑफ इनफीरियरिटी और पर्सनल अनअपीलिंग। जो ये जो है अपने आप को हमेशा कम आंकते हैं, हमेशा ही। ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग बहुत गुणी भी होते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास की इनमें इतनी कमी होती है कि हमेशा से अपने को ये कम से कमतर आंकते हैं। तो फिर ये हीन भावना जो है, ये हीन भावना इनको इनके आत्मविश्वास को लगातार कम करती रहती है, और इसकी वजह से ये अपनी भावनाओं का एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं, अपने क्वालिटी को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, और सारे गुण इनके अंदर धरे के धरे रह जाते हैं, ये डेवलप नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स के शिकार रहते हैं। और अंतिम सातवां है रिलक्टेंट टू टेक पर्सनल रिस्क टू एंगेज इन न्यू एक्टिविटीज। क्योंकि इनके अंदर आत्मविश्वास इतनी कम होती है और हमेशा लगता है कि मैं सही नहीं हूं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये रिस्क, किसी भी काम में रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, अपनी जिम्मेवारी से कोई काम करना ही नहीं चाहते कि अगर मैंने किया कहीं मुझ पे दोष आ जाएगा, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ये फीलिंग जो है ये इनको कभी भी काम में रिस्क लेने का मौका ही नहीं देती है। और इसकी वजह से फिर वही बात है, आत्मविश्वास जितना भी कम होता है और कम से कमतर होता चला जाता है, क्योंकि इनको हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं कहीं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। तो ये 7 सिम्टम्स में मिनिमम कम से कम 4 सिम्टम कंटिन्यूअस बने हुए हैं इंसान 18 साल से ऊपर का है, तो ये बहुत चांसेस हैं कि ऐसा व्यक्ति एक विशेष प्रकार की पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। जो खुद शिकार है वो भी अपनी परिस्थिति को समझे, क्योंकि इसका समाधान बिल्कुल अपने हाथ में है। ये हमारे सोचने का नजरिया है, हमने अपने आप को इतना डिमोरलाइज कर लिया है कि हम अपने आप को कम आंकते हैं, और जिस चीज से हम इतना डर रहे हैं, आलोचना
ये बहुत बड़ी, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जिसने जितनी आगे कुछ उपलब्धियां हासिल की, सबसे अधिक वो आलोचना के शिकार हुए, आलोचना के पात्र हुए। तो अगर हमारी आलोचना होती भी है तो इसे हमें नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। अगर हम स्व विश्लेषण करें, अगर हमारे अंदर कमी है तो हम उसे दूर करें। अगर हमारे अंदर कमी नहीं है, सामने जो कह रहा है शायद उसे भी प्रॉब्लम हो, तो उस बात से प्रभावित क्यों होना। तो ये हमारा जो सोच है ये हमें कंटिन्यूअसली बीमार करता है। कारण विज्ञान पे अगर जाते हैं कि क्यों होता है, तो कारण में मैक्सिमम जितने भी पर्सनालिटी टाइप हैं, मूल कारण उसका फॉल्टी पेरेंटिंग स्टाइल है, यानी परवरिश की जो गलत तरीके होते हैं उसकी वजह से इस प्रकार के व्यक्तित्व संबंधी विकार हो जाते हैं। कुछ परसेंट हेरिडिटरी भी कारण होता है और माहौल का भी असर पड़ता है कि अगर आप बिल्कुल सही हो लेकिन आप जिस माहौल में रह रहे हो वहाँ नकारात्मकताएं हैं, तो न चाहते हुए भी ये चीजें धीरे धीरे आप अपने आप अपने व्यक्तित्व में इस लाइफ स्टाइल को, इस विचार शैली को आप अपनाने लगते हैं। प्रायः देखा गया है कि वो माता पिता जो अपने बच्चों को हमेशा ही डिमोरलाइज करके रखते हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा कुछ किया, बचपन में कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाई, कुछ भी किया और पेरेंट्स को दिखाने गए, तो जो अगर 5 साल का बच्चा है तो वो 5 साल के ही तरीके का ड्राइंग बनाएगा, वो पिकासो की तरह नहीं बना सकता है। माँ बाप को देख के अच्छा भी लगा लेकिन उन्होंने बच्चा को कह दिया कि अरे कैसा बनाओ या मत दिखाओ, कोई तुम्हें हंसेगा। कई बार माँ बाप में ही ये कमी होती है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो माँ बाप को देखते हैं तो वो बिहेवियर वो भी अडॉप्ट अनचाहे में करने लगते हैं। या फिर वो बचपन में कुछ बीटर एक्सपीरियंस, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हुआ कि कुछ उन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया और लोगों के सामने दिखाया या एक्सपोज किया वो चीजें, तो पब्लिक लोगों की ओर से उन्हें बहुत नकारात्मक रिस्पांस मिला, किसी ने रिजेक्ट कर दिया या बहुत उपहास उड़ाया, 4 लोगों के सामने उनका मजाक उड़ाया गया। तो एक बार हुआ तो ठीक है, 2-3 बार हुआ तो धीरे धीरे वो उस चीज के प्रति सेंसिटिव होने लगते हैं। ह्यूमिलिएशन फील होता है कि मैं फिर से अगर लोगों के बीच, जैसे कोई गाना गाया, बहुत अच्छा नहीं गाया, लोगों ने हंसी उड़ा दी, दोबारा गाया, उसे गाने का बहुत शौक है, तो 3 बार 4 बार होगा तो वो गाना छोड़ देगा। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते थे कि एक्चुअली वो अच्छा गाते थे लेकिन जब उन्होंने घर में गाना गाया तो उनके बड़े भाई बहन थे, उन्होंने कह दिया कि बेसुरा हो, कैसे गा रहे हो। तो बार बार ऐसा कहा, नतीजा वो अच्छा गाते हुए भी उनके अंदर ये हीन भावना थी कि मैं अच्छा गा ही नहीं सकता हूँ, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को समाज से काटना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की स्थितियां अगर होती हैं तो बच्चे इस चीज को अडॉप्ट करने लगते हैं, वो समाज से डरने लगते हैं, समाज से भागने लगते हैं कि मैं सही नहीं हूँ, मुझ में कमी है, लोग मेरी आलोचना करेंगे, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, लोग मेरे हुनर को रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर इस तरह की पेरेंटिंग हो रही है या परवरिश के समय इस तरह का नकारात्मक माहौल है तो बहुत अधिक चांसेस है कि बच्चों में इस तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। तो शुरुआती तौर पे ही हमें अपने आसपास ऐसे नकारात्मकताओं को से बचना चाहिए यथासंभव। इसके अलावा कभी कभी माँ बाप बहुत पॉजिटिवली भी बच्चों को लेते हैं, वो भी एक नतीजा हो जाता है कि बच्चे ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को हर चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं लेकिन वो बच्चे को इस चीज की आदत ही नहीं देते हैं कि अगर असफलता हाथ लगे, अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिले तो तुम कैसे करोगे। वो हर चीज में उनकी इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ, सब कुछ जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं और बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं होता कि रिजेक्शन भी कभी मिल सकता है या लोग तुम्हें नापसंद भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हें किस तरह से उसको एक्सेप्ट करना है। तो बच्चों में इन चीजों को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है। वो अति संवेदनशील, अति भावुक हो जाते हैं। थोड़ी भी नकारात्मकता, थोड़ी भी उपेक्षा मिलती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और यही आदत लंबी समय तक रहता है। तो इस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डेवलप होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। तो ये तो रहा कि क्या है और क्यों होता है। अब मैं आप लोगों को रिलैक्स कर दूं कि अगर आप एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पीड़ित हैं भी या आपके नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ ऐसा है तो बिल्कुल भी होपलेस ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि ये 100% क्योरेबल समस्या का समाधान है। ये डिजीज बिल्कुल क्योरेबल होती है क्योंकि ये बहुत गंभीर स्थिति नहीं है। शुरुआत में ही अगर पेरेंटिंग के समय हम ध्यान दें तो ये स्थिति ही नहीं आएगी। जो कहा गया प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन
आप अतीत को पलट नहीं सकते। शुरुआत में आपने ये गलती कर दी है और बच्चों में ये समस्याएं आ गई हैं, तो भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग बिहेवियर थेरेपी देते हैं, इसमें हम लोग सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, आपकी कॉग्निटिव थेरेपी देकर आपका सोचने का नकारात्मक रवैया को सकारात्मक में बदलते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं और आप सेल्फ रियलाइज करते हैं कि आपने अपने आप को जितना कमतर आका है, सच्चाई बिल्कुल ऐसी नहीं है। अगर आलोचना हो भी रही है तो अगर जो इंसान कुछ करता है उसी की तो आलोचना होती है, अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो ना आलोचना ना समालोचना कुछ भी नहीं होती है। तो अगर आलोचना हो भी रही है तो आप समझिए कि आपके अंदर कुछ है और आपको लगता है कि ये गलत करें तो आप प्रूफ करके दिखाइए ना। इरिटेट नहीं होना है, मुस्कुराते हुए आपको अपने आप को प्रूफ करना है, क्योंकि ईश्वर ने हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ खासियत देकर भेजी होती है। जरूरत है उसको पहचानने की, उसको निखारने की। अगर हम इस कला, इस हुनर को सीख लेते हैं तो इस तरह के कुंठाग्रस्त सिचुएशन से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं या ज़रूरत वाले लोग हैं तो शेयर भी आप कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।